हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अबेरौद। सो दोस्तों, आज हम लोग क्लास नंबर 6 देखेंगे। ये हमारे अकाउंटेंट के लिए, ठीक है। ये क्लासेस कंटिन्यू आपकी रन कर रही है, तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। देखिए, जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे पेड बैच से जुड़िए, ठीक है। पेड बैच में आपको पूरा ये हमारे अकाउंटेंट का कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा। चैप्टर वाइज डिस्कशन होगा, MCQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का होगा, न्यूमेरिकल पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। पेड बैच से जुड़ने के लिए आप इस नंबर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पेड बैच से आप जुड़ सकते हैं, तो जल्दी से आप लोग पेड बैच से जुड़िए, ठीक है, अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर ये 6 है, ठीक है। तो क्लास नंबर 6 फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से, ठीक है, किस मद को क्लब के प्राप्ति एवं भुगतान लेखे में प्रविष्टि नहीं किया जाएगा। मतलब आइटम शुड नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटर्ड इन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। मतलब कौन सी मद को, ठीक है, आपको किसी क्लब के प्राप्ति एवं भुगतान, ठीक है, के खाते में लेखे में प्रविष्टि नहीं किया जाएगा। लेखा क्या होता है? अकाउंट्स। मतलब कौन से टर्म्स ऐसे हैं जिनका हम एंट्री वगैरह मतलब नहीं करेंगे, किस में नहीं करेंगे? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो आपके ऑप्शन है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मतलब पुराने समाचार पत्रों की बिक्री पर, लॉस ऑन सेल ऑफ सम ओल्ड एसेट, किसी पुरानी संपत्ति के विक्रय से होने वाली हानि को, ठीक है। पेमेंट ऑफ नॉन ओरेरियम, ठीक है, मानदेय राशि का भुगतान, ठीक है, या रियलाइजेशन फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर, मतलब फर्नीचर की बिक्री से जो आपकी राशि प्राप्त होगी उसका। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है लॉस ऑन, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ सम ओल्ड एसेट, मतलब किसी पुरानी संपत्ति के बेचने से जो हानि होती है, ठीक है, पुरानी संपत्ति को बेचने से जो हानि, उसका हम लेखा प्राप्ति एवं भुगतान खाते में नहीं किया जाता है, ठीक है। क्यों नहीं किया जाता है? इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका रीज़न है कि किसी भी पुरानी संपत्ति के विक्रय से होने वाली हानि को किसी क्लब के प्राप्ति एवं भुगतान खाते में इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वो संपत्ति क्या है? पुरानी थी, ठीक है, और उसके विक्रय से जो लाभ हानि होनी है, ठीक है, वो किसी भी मतलब क्लब, ठीक है, किसी भी क्लब के मतलब भुगतान और प्राप्ति खाते में प्रविष्टि नहीं किया जाता है, ठीक है। ये जनरल एंट्री का रूल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है? देखिए यहाँ पे पुराने समाचार पत्रों की बिक्री से हानि इसका किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि पुराना समाचार पत्र था, उसको आपने बेच दिया तो आपको कुछ तो अमाउंट मिला होगा, ठीक है, तो उसके बेचने से आपको कैश मिला, तो पुराने मतलब प्राप्ति एवं भुगतान खाते में किया जाएगा। मानदेय राशि का भुगतान मतलब पेमेंट ऑफ नॉन एरियम, आपको कोई भी जो मानदेय राशि है वो आपको मतलब का भुगतान आपको हुआ है, मतलब कोई कैश आपको मिल रहा है तो उसका भी होगा। रियलाइजेशन फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर, तो आपने कोई फर्नीचर की बिक्री की, ठीक है, फर्नीचर की बिक्री मतलब आपने बेचा तो आपको कैश मिल रहा है, ठीक है, तो वो प्राप्ति एवं भुगतान खाते में आएगा। लेकिन ये जो आपका लॉस ऑन सेल ऑफ सम ओल्ड एसेट, मतलब किसी संपत्ति को बेचने से आपको हानि होती है तो उसका लेखा हम संपत्ति खाते में करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी अकाउंट में करते हैं। यहाँ पे नहीं किया जाता क्योंकि वो आपकी कैपिटल थी, आपकी संपत्ति थी, ठीक है, तो उसका यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राप्ति एवं भुगतान खाते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज थ्रू इंटरकनेक्शन इन कनेक्शन विद रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, क्या है आपके ऑप्शन? आपके ऑप्शन है कि इट बिगिंस विद ए क्रेडिट बैलेंस, या क्रेडिट सेल्स के साथ प्रारंभ होता है, इट इज ए रियल अकाउंट, या एक वास्तविक खाता है, ओनली रेवेन्यू आइटम, ठीक है, आर रिकॉर्डेड, केवल इसमें आयगत मदें रहती हैं, ठीक है, आयगत मदें, एंड द क्लोजिंग बैलेंस इंडिकेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर, कि मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब इसका अंतिम शेष, ठीक है, वर्ष का लाभ या हानि प्रदर्शित करता है। तो ये आपके ऑप्शन थे। आपका राइट आंसर है इट इज़ अ रियल अकाउंट, यह एक वास्तविक खाता है, ठीक है। तो प्राप्ति भुगतान खाता जो है आपका, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये आपका रियल अकाउंट है, ठीक है। इसका जब हम लेजर बनाते हैं पूरी तरीके से तो इसको रियल अकाउंट में ही इसका एंट्री जब करते हैं, जनरल एंट्री, तो इसका लेजर अकाउंट में ही करते हैं, ठीक है। इसका हम मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट, ठीक है, लेजर में करते हैं। चलिए, तो इसका यह एक वास्तविक खाता होता है, ठीक है, इसका अंतिम मतलब वास्तविक खाता होता है। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्राप्ति भुगतान एक वास्तविक खाता है, एक रियल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है, आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। इस यार रोकड़ के DR मतलब डेबिट बैलेंस से शुरू होता है, ठीक है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, मतलब आपको एक तरफ प्राप्त हो रहा है कैश, एक तरफ भुगतान खाता, ठीक है। तो DR बैलेंस से शुरू होता है और CR बैलेंस पे समाप्त होता है, ठीक है। इसमें समस्त आयगत एवं पूंजीगत, ठीक है, एवं भुगतान लिखे जाते हैं। आयगत क्या होता है? आय मतलब इनकम, और गत मतलब गया, मतलब ऐसे, ये तो सबसे पहले एक्सपेंस है, ठीक है, खर्चे हैं आपके। आय मतलब आपका इनकम है, लेकिन गत मतलब गया, मतलब ऐसी आय जो आपसे चली जा रही है, तो ये आपका खर्च है, इनकम मतलब ये एक्सपेंस है, ठीक है। और ये एक्सपेंस आपका किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको करना पड़ता है, ठीक है, आयगत व्यय, ठीक है। और यहाँ पे आपका पूंजीगत प्राप्ति क्या है? पूंजीगत प्राप्ति मतलब किसी भी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए जो किया जाता है, पूंजी मतलब आपकी कैपिटल, गत मतलब गया, वो मतलब पूंजी पे जो एक्सपेंस होता है वो पूंजीगत होता है। मतलब किसी भी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए आपने जितना पैसा खर्च किया हुआ है, ठीक है, वही जो एक समय बाद आपको प्रॉफिट देगा, अभी नहीं, एक समय बाद आपको प्रॉफिट देगा, वो आपकी पूंजीगत संपत्ति होती है, पूंजीगत प्राप्ति होती है, ठीक है। देखिए
जैसे मान लीजिए आपने कोई स्थायी संपत्ति, मतलब कोई घर घर आप खरीद रहे हैं, ठीक है, कोई ज़मीन आप खरीद रहे हैं, स्थायी संपत्ति है ज़मीन, ठीक है, उसको खरीदने में आप जितना भी एक्सपेंस करोगे, जितने भी खर्चे करोगे, वो पूंजीगत होगा, क्योंकि जब एक बार ज़मीन आपके अंडर में आ जाएगा तो वो आप 10 साल बाद बेचोगे तो उसकी मतलब वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी। आज अगर आपने 2 लाख में खरीदा, 5 साल बाद उससे आप 10 लाख में बेचोगे, 8 लाख के प्रॉफिट कमाओगे। तो यही है पूंजीगत व्यय। किसी स्थायी मतलब लाभ कमाने के लिए ये पूरी तरीके से खर्च किया जाता है स्थायी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो यह डेबिट बैलेंस से शुरू होता है, CR बैलेंस से बंद होता है, ठीक है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता, प्राप्ति मत भुगतान खाता क्या, DR बैलेंस से शुरू, CR से बंद होता है। इसमें समझ ये हो गया। और इसका संबंध किसी भी वर्ष से क्यों ना हो, ठीक है, किसी भी वर्ष से संबंधित क्यों ना हो, इसका लेजर जो होता है वो हमेशा बनता है। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एक क्लब द्वारा, ठीक है, प्राप्त अग्रिम चंदा निम्नलिखित रूप में किस मद में दिखाया जाता है? सब सर्पी, ठीक है, सब सर्प्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाई ए क्लब विल बी सोन ऑन, ठीक है। तो एक क्लब द्वारा जो अग्रिम चंदा मिलता है, अग्रिम चंदा मतलब पहले से एडवांस में कोई पैसा मिल जाता है, उसको किस मद में दिखाया जाता है? उसे एसेट साइड ऑफ बैलेंस चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में, या डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर या आय व्यय के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। इसका राइट आंसर है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। अब ये दायित्व क्या होता है? दायित्व पक्ष वह होता है जैसे आप किसी का बकाया है, ठीक है, आपने किसी से पैसा ले रखा है, तो आपकी लायबिलिटी है ना कि आपको वो पैसा उसे मतलब पे करना है, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी बैंक से 2 लाख का ऋण लिया, ठीक है, लोन ले लिया है, तो आप 2 लाख बैंक को देना है ना, तो आप क्या हो गया, आपकी लायबिलिटी है 2 लाख रुपए की, आपको बैंक को देना है। तो इसीलिए जो अग्रिम चंदा मिलता है, ठीक है, अब चंदा कहे तो ये तो एक नॉमिनल हो गया कि आपको कोई चंदा दे रहा है किसी काम को स्टार्ट करने के लिए, तो वो 2 तरीके से हो सकता है, ठीक है। एक तो वो आपसे लेना, ठीक है, चंदा मतलब फ्री में, आपको फ्री में तो नहीं देगा, चंदा होता है कई लोगों द्वारा मिला के किसी एक बिजनेस को खड़ा किया जाता है, तो उसमें भी ये रहता है कि जिसने भी पैसा दिया हुआ उसको आप बाद में आपको लौटाना है, ठीक है। तो आप किसी की लायबिलिटी हुई, ठीक है, तो लायबिलिटी साइड के चिट्ठे पक्ष में दिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदा एक दायित्व को उत्पन्न करता है, इसी कारण इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्राप्ति विच स्टेटमेंट इज थ्रू इन केस ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। प्राप्ति एवं भुगतान खाते में कौन सा इसमें से सही है? तो इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, यह एक नाम मात्र खाता होता है। ऑल कैश एंड क्रेडिट आइटम्स आर सोन, सभी इसमें दिखाई जाती है प्राप्ति भुगतान खाता में। इट बिगिंस विद क्रेडिट बैलेंस, या क्रेडिट सेट से आरंभ होता है, या द क्लोजिंग बैलेंस इंडिकेट कैश बैलेंस, ठीक है। इसमें जो अंतिम शेष नकदी होता है, ठीक है, वो अवशेष बताता है। तो इसका राइट आंसर है डी आंसर, इसका राइट आंसर है द क्लोजिंग बैलेंस इंडिकेट कैश बैलेंस, ठीक है। मतलब इसका जो कौन सा कथन सत्य है, तो मतलब डी आपका सही है, ठीक है। इसका जो अंतिम शेष होता है वही आपका बचा हुआ धन दिखाता है, ठीक है, अवशेष दिखाता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ठीक है, गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है। गैर व्यापारिक जो बिजनेस का काम नहीं करती है उनके द्वारा प्राप्ति मतलब रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। इनका अंतिम शेष नकदी अवशेष के रूप में रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राप्तियां जो होती हैं हमारी भुगतान से ज़्यादा ही होती हैं, ठीक है, प्राप्तियां भुगतान से ज़्यादा होती हैं, अंततः यह तो बराबर होगी, ठीक है। मतलब जो प्रॉफिट के लिए बिजनेस नहीं करते हैं, ठीक है, वो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, ठीक है, गैर व्यापारिक संस्थाएं, तो वही इस प्रॉफिट एंड रिसिप्ट अकाउंट को तैयार करते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विनियोग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव 500 विच इंक्लूड 100 इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट accrued in the preceding year, ठीक है। व्हाट अमाउंट विल बी पोस्टेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। विनियोग पर जो ब्याज होता है, ब्याज मतलब इंटरेस्ट 500 रुपये में प्राप्त हुआ, लेकिन 100 वर्ष उसमें जो 100 रुपये जो जोड़े गए थे वो पुराना हमारा ब्याज था, इस समय का नहीं है, ठीक है। तो आयगत खाते में कौन सी राशि लिखी जाएगी? अब आय व्यय खाता जो आप बनाओगे आप वो इस ईयर का बनाओगे ना, लास्ट ईयर का तो बनाओगे नहीं। मतलब आज अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चालू किए हो तो अब आज से ही अपना पूरा जितना आपको इनकम हो रहा है, जितना आपका एक्सपेंस हो रहा है, वही डेटा तो आप मेंशन करोगे लेजर में, ठीक है, वही तो आप उसका अकाउंट्स बनाओगे। तो इसमें राइट आंसर आपका 400 होगा। कैसे होगा? देखिए आय व्यय खाते में केवल चालू वर्ष का ही लेखा जोखा किया जाता है, ठीक है, चालू वर्ष से संबंधित आय और व्यय को दिखाया जाता है, ठीक है। तो इस आधार पे हम 500 रुपये में से 400 को घटा देंगे, 500 में से 100 रुपये को घटा देंगे, ठीक है, हमें टोटल क्या मिलेगा? 400 रुपये मिलेगा। यही हमें शो करना रहेगा, ठीक है, आय व्यय खाते में यही राशि लिखी जाएगी, क्योंकि ये चालू वर्ष का है, ठीक है, करंट ईयर का है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का हम डेटा नहीं लेकर चलेंगे। तो 100 रुपये वो तो पुराना था, उसको हम लोग घटा देंगे, और चालू वर्ष का पूछा है तो चालू वर्ष का 400 रुपये हुए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे पेड बैच से ज्वाइन हुई है। पेड बैच में आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी कॉमर्स की, ठीक है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स की 100% पूरी चैप्टर वाइज डिस्कशन, MCQ बेस्ड क्लास सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो हमारे पेड बैच से जुड़ने के लिए इस नंबर पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके किसी भी समय आप जानकारी ले सकते हैं पेड बैच के बारे में। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राप्ति रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज एन एब्रीविएशन फॉर्म, मतलब प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो आपका होता है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता संक्षिप्त प्रारूप है। किसका प्रारूप है? कैश बुक का है, मतलब रोकड़ बुक का, पासबुक का,
या बोथ ए एंड बी, मतलब रोकड़ बुक और पासबुक, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है कैश बुक का, ठीक है, रोकड़ बुक का या संक्षिप्त रूप है, ठीक है। प्राप्ति, प्राप्ति मतलब रिसीप्ट, आपको कहीं से पैसा मिल रहा है। पेमेंट मतलब आपको मतलब पेमेंट मतलब आप किसी को पेमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता ये रोकड़ पुस्तक में इसकी एंट्री की जाती है, और इसका जो संक्षिप्त रूप है वो कैश बुक का ही संक्षिप्त रूप है, ठीक है, एब्रिविएटेड शॉर्ट फॉर्म है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता को हम सीधे सीधे रोकड़ पुस्तक का कह सकते हैं, ठीक है, रोकड़ पुस्तक भी कह सकते हैं, मतलब कैश बुक भी कह सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में सभी तिथियों के रोकड़ शेष का सारांश लिखा जाता है, और इसलिए रोकड़ पुस्तक का सहारा लिया जाता है, ठीक है। जितनी भी मतलब आपको रिसीव पेमेंट हो रहा है, जितना भी आप पेमेंट कर रहे हो किसी दूसरे को, ठीक है, आय व्यय, ठीक है, सभी तिथियों रोकड़ शेष का सारांश लिखा जाता है, इसलिए रोकड़ पुस्तक का कैश बुक का सहारा लिया जाता है। कैश बुक में ही हम रिसीप्ट और पेमेंट का पूरा लेजर तैयार करते हैं, पूरी एंट्री करते हैं। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी भी क्वेश्चन नंबर 7, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, क्लियर, द पार्टनर हैव शेयर्ड, ठीक है, हैव शेयर्ड प्रॉफिट, ठीक है। किसी विपरीत समझौते की अनुपस्थिति में साझेदारों को लाभों का बंटवारा करना होता है, ठीक है। मतलब विपरीत समझौता हुआ, मतलब अगेंस्ट हो गया, मतलब कोई समझौता था लेकिन उसके अपोजिट हो गया, तो उस समय विपरीत समझौते की अनुपस्थिति में साझेदारों को जो प्रॉफिट शेयर किया जाएगा वो किस रेशियो में किया जाएगा, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है फर्म की पूंजी, ठीक है, या अंशदान के अनुपात में, ठीक है, फर्म की पूंजी इन द रेशियो ऑफ, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कैपिटल ऑफ द फर्म, मतलब फर्म की पूंजी अब में अपने अनुदान के अनुपात में, इन द रेशियो ऑफ टाइम डिवोटेड बाई देम टू द बिजनेस, व्यवसाय में लाए गए समय के अनुपात में, या इन द रेशियो ऑफ सेल्स इफेक्ट बाई ईच ऑफ देम, मतलब प्रत्येक साझेदार द्वारा, ठीक है, विक्रय के अनुपात में, या समान अनुपात में, मतलब इक्वल रेशियो में, ठीक है, इक्वल रेशियो में। तो आपका राइट आंसर है डी इज द राइट आंसर, समान अनुपात में, इक्वल अनुपात में। आइए इसका एक्सप्लेनेशन से पूरी तरीके से समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। किसी विपरीत समझौते के अभाव में, विपरीत समझौता के अभाव में, ठीक है, साझेदारों के लाभ बंटवारे का अनुपात समान समान होता है, चाहे किसी ने कितनी ही पूंजी क्यों ना लगा रखी हो। मतलब अगर ए और बी और सी 3 बिजनेस करते हैं, ए सबसे ज़्यादा 20,000 लाता है, ए सबसे ज़्यादा 20,000, बी 10,000 और सी 5,000 लाता है, लेकिन अगर उन लोगों के बीच में समझौता जो हो गया विपरीत हो गया, ठीक है, विपरीत समझौता हो गया, अलग अलग हो गया, मतलब उसके अभाव में साझेदारों द्वारा लाभ का अनुपात जो होता है, ठीक है, समान अनुपात में होता है। ये नहीं है कि वो इतना पैसा लेकर आया तो सबसे ज़्यादा लाभ उसी को मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें अगर विपरीत समझौता होगा तो इसमें पूंजी चाहे जितनी ही लाइन क्यों ना सभी व्यक्ति ने, जितने भी पार्टनर लेकर आए हैं, वो जो बांटने का जो शेयर रहेगा वो इक्वल रहेगा, ठीक है, लाभ का जो बंटवारा होगा वो समान अनुपात में होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द ऑप्शंस ऑफ, ठीक है, पार्टनरशिप, इन द ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डेट द अलाउड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, अलाउड रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी, ठीक है, मतलब साझेदारी समझौते के अभाव में किसी साझेदार के ऋण पर स्वीकृत की जाने वाली ब्याज की दर रहेगी, ठीक है। मतलब कोई पार्टनरशिप, मतलब ए और बी अगर पार्टनरशिपिंग करके कोई बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके बीच में समझौता नहीं हुआ है कि यार हम लोग इतना प्रॉफिट लेंगे, हम लोग इतना कैपिटल लगाएंगे, ठीक है, हम लोग इतनी पूंजी लेकर आएंगे लगाएंगे, ये अगर उनके बीच में समझौता नहीं होता है, ठीक है, अभाव रहता है समझौते का, तो उस समय साझेदार द्वारा जो ब्याज की दर रहेगी कि हम लोग कितना कितना लेंगे, तो वो 6% रहता है, ठीक है, 6% रहता है। ये आपको लर्न करना है, ठीक है। किसी साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदार द्वारा 6% की दर से ब्याज दे होता है, आपस में 6% में बांट लेंगे, ठीक है। अगर कोई समझौता नहीं हुआ है तो ये रूल है, 6% में बांट लेंगे। क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, ठीक है। When a partner is a guilty of fraud or negligence with the scope of his authority, ठीक है, अथॉरिटी, जब कोई एक साझेदार जो होता है कपट, मतलब छल कपट के लिए, ठीक है, लापरवाही के लिए अपने अधिकार के अंतर्गत दोषी माना जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, ही विल बी लाइबल टू हिज एक्ट, केवल वही अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी होगा। सेकंड है ही कैन बी एक्सपेल्ड, उसे निकाला जाएगा बिजनेस से, ठीक है, साझेदारी से निकाल दिया जाएगा। एंड थर्ड है ऑल पार्टनर आर लाइबल इफ देयर एन एग्रीमेंट टू दिस इफेक्ट, ठीक है, मतलब सभी साझेदार उत्तरदायी माने जाएंगे और इसका संबंध, यदि इस संबंध में करार हो, सभी साझेदार दोषी ठहराए जाएंगे एक की वजह से, ठीक है। या आपका फोर्थ ऑप्शन है ऑल पार्टनर्स आर लाइबल इवन इफ देयर इज अ नो सच एग्रीमेंट, अगर सभी साझेदार उत्तरदायी होंगे, ठीक है, एक की वजह से, अगर इनके बीच में कोई करार ना हुआ हो, मतलब कोई समझौता ना हुआ हो, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है डी, ठीक है, सभी पार्टनर, ठीक है, ऑल पार्टनर्स आर लायबल इवन इफ देयर इज नो सच एग्रीमेंट, मतलब उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है साझेदार के बीच, ठीक है, कोई भी, तो सभी साझेदार दोषी ठहराए जाएंगे छल कपट के लिए। किसी बिजनेस में जैसे होता नहीं है, कोई बिजनेस में कोई भी इलीगल काम कर रहा है, तो अगर कोई समझौता नहीं हुआ है पार्टनर के बीच तो सभी इलीगल माने जाएंगे, ठीक है। तो ये है, और ये कौन कहता है, ये साझेदारी फर्म कहता है, ठीक है। साझेदारी फर्म का जो रूल है, ठीक है, में सभी साझेदार होते हैं, और यह साझेदारी अधिनियम 1932 में कहा
गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। लास्ट क्वेश्चन है दीर्घकालीन, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स शेयर इज हेल्ड फॉर, मतलब दीर्घकालीन संपत्ति अंश को रखने की समय सीमा होती है, कब तक होती है? ए ऑप्शन है मोर देन 36 मंथ, 36 माह से अधिक, मोर देन 12 मंथ, 12 माह से अधिक, मोर देन 24 मंथ, 24 माह से अधिक, या नॉट मोर देन 36 मंथ, 36 माह से अधिक नहीं। तो इसका राइट आंसर है मोर देन 12 मंथ, मतलब 12 महीने से अधिक नहीं। तो दीर्घकालीन संपत्ति की जो अंश रखने की जो समय सीमा है वह 12 महीने से अधिक की होती है, ठीक है, 12 महीने से अधिक की। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वह संपत्ति जो करदाता टैक्स जो पे करता है उसे हम करदाता, जैसे ए अगर टैक्स दे रहा है अपनी इनकम पे तो वो करदाता है, तो वह संपत्ति जो करदाता के पास हस्तांतरण की तिथि से 36 महीने से अधिक हो तो दीर्घकालीन पूंजी कहलाती है। दीर्घकालीन पूंजी के संपत्ति हस्तांतरण, ठीक है, संपत्ति हस्तांतरण से होने वाला लाभ दीर्घकालीन पूंजी लाभ होता है। लिस्टेड प्रतिभूतियां, यूटीआई के यूनिट, साधारण शेयर, उन्मुख निधि के यूनिटों और जीरो कूपन बांड की दशा में ये करदाता 12 माह से अधिक का समय, इसलिए दीर्घकालीन पूंजी होती है। जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स से शेयर होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे बॉन्ड्स वगैरह रहते हैं, अगर वो 12 माह से अधिक है तो वो हमारी दीर्घकालीन संपत्ति है, लॉन्ग टर्म कैपिटल है। इतना बस आप समझ जाइए। बाकी ये सब जितना भी आपको आज के क्वेश्चन में आप दिखाई दिया होगा, ठीक है, जो डिफिकल्ट वर्ड है कहीं कहीं आपको नहीं समझ में आया होगा, तो इसके लिए बस एक ही सॉल्यूशन है, आप पेड बैच को ज्वाइन कीजिए। पेड बैच को हमारे ज्वाइन करेंगे, आपको पूरा चैप्टर वाइज क्लास पूरा पढ़ाया जाएगा। देन सभी चैप्टर को थियरी पढ़ाने के बाद उसका एमसीक्यू कराया जाएगा, एमसीक्यू के बाद उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहते हैं, और न्यूमेरिकल्स अलग से भी कराया जाएगा। तो हमारे पेड बैच से जुड़िए, ठीक है। पेड बैच से जुड़ने के लिए आपको दिए गए नंबर पर आप कॉल करके किसी भी समय आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना भी ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।